पिछले एपिसोड में रुआन क्योंग और पेट्रियार्क ली आलियंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पेट्रियार्क ली को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन रुआन क्योंग ने साबित कर दिया कि वह सच में विंड स्नो टेम्पल से आया था। इसी बीच एक रहस्यमयी महिला सॉन्ग जिक्सिन के पुराने घर में पहुंची। वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि चीजिंग चुन की मौत के बाद अब यह शहर उनकी चालों के लिए खुला पड़ा है। महिला ने वंग यीफू से कहा, अगर मैं तुम्हारे द्वारा सुरक्षित व्यक्ति को वेश्यालय में भेज दूं। यह सुनकर वैंग यीफू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर झुकाकर सॉन्ग यूजंग को मारने का आदेश मान लिया। दूसरी ओर सॉन्ग यूजंग अपनी आखिरी शराब पी रहा था। उसने कहा, बस सॉन्ग जिक्सिन को बता देना कि मैं हमेशा उसकी लिखी हुई कपलेट्स पाना चाहता था। लेकिन वंग यीफू ने बिना भावनाएं दिखाए उसकी गर्दन तोड़ दी। इस एपिसोड में हम देखते हैं चन पिंगान को, जिसे अभी भी आलियांग पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि यह आदमी थोड़ा सस्पिशियस लगता था। लेकिन उसे यह भी मानना पड़ा कि आलियांग जैसा दिलचस्प इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास एक गधा था, लेकिन वह कभी उस पर सवार नहीं होता था। वह हर वक्त ली हुआई से लड़ता झगड़ता रहता था। और सबसे मजेदार बात, वह लिन शुई को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता था, यह कहते हुए कि इस दुनिया की सबसे बढ़िया चीजें बेहतरीन शराब और खूबसूरत औरतें हैं। हा 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 भाई, एलियांग का अपना ही अलग ही लेवल का स्वैग था। अब भाई, चेन पिंगान हर रोज अपनी वॉकिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, लेकिन एलियांग, वह बस उसकी प्रैक्टिस के चारों ओर चक्कर काटता रहता और फिर अपनी ऊल जलूल बातें करता, जैसे अगर तुम इस फिस्ट टेक्निक में महारत हासिल कर लेते हो तो कोई भी तुम्हारे मुक्कों के सामने टिक नहीं पाएगा। पर अगले ही पल उसने यू टर्न ले लेता और बोलता, लेकिन याद रखना, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो मेरी तरह अपने लुक्स और चार्म से लोगों को अपने काबू में लाना सीखो। भाई, चेन पिंगन कंफ्यूज था। ये आदमी चाहता क्या है? अलियांग ने हमेशा अपनी तलवारबाजी की तारीफों के पुल बांधे। जब मैं तलवार निकालता हूं तो मैं खुद भी डर जाता हूं, तो दुश्मनों की क्या औकात। जूहे तो बस हल्की मुस्कान देकर सिर हिला देता था। पर जूलू, वह आलियांग की बातों पर 1% भी भरोसा नहीं करती थी। उसने आलियांग को चैलेंज दिया, अगर तुम इतने बड़े तलवारबाज हो तो हमें कोई सुपर मूव मत दिखाओ, बस एक कटोरे जितनी मोटी लकड़ी काटकर दिखाओ। अलियांग तुरंत चालाकी भरी बातों पर उतर आया, आज का दिन मेरी तलवारबाजी दिखाने के लिए सही नहीं है। मैं इतना महान तलवारबाज हूं कि मैं किसी भी चीज को तलवार बना सकता हूं, लेकिन मुझे सही मूड चाहिए। भाई, मतलब बहानेबाजी की भी हद होती है। अलियांग का अगला दावा सुनकर सब दंग रह गए। सिर्फ खास मौकों पर मैं अपनी तलवार चलाता हूं। तेज हवा, बर्फीली तूफान या मूसलाधार बारिश के बिना मेरी तलवारबाजी अधूरी रहती है। बारिश में मेरी तलवार इतनी तेज चलती है कि एक भी बूंद उस पर नहीं गिरती। भाई, जूलू को समझ आ गया कि यह आदमी सिर्फ जुबान चलाने में एक्सपर्ट है। वह जमीन पर थूक कर सीधा वहां से चली गई। लेकिन आलियंग, वह बेफिक्र था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने जूहे को देखा और मजाक में कहा, तुम्हारी बेटी का गुस्सा बहुत खराब है। अगर उसे कोई शादी के लिए नहीं अपनाएगा तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दामाद बनने के लिए तैयार हूं। भाई, जूहे को तभी समझ आ गया, इससे बात करना बेकार है। उसने आलियंग से बातचीत करना ही छोड़ दिया। अब आलियंग बस अकेला बैठकर अपनी शराब के घूंट भरता रहता था। कुछ दिनों बाद आयरन टैलिस्मैन रिवर के पास हल्की बारिश शुरू हुई। आलियंग बस आराम से गधे को खींचते हुए चल रहा था। तभी जूलू ने रास्ता रोक लिया। आलियंग को तुरंत समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। ओह, तो अब जब बारिश हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं अपनी तलवारबाजी दिखाऊं? जूलू के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था, मानो वह कह रही हो, अब तो बच नहीं सकते। लेकिन आलियांग ने तुरंत नया बहाना बना दिया, अरे अरे, इतनी गहरी नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो, जैसे मैं कोई फर्जी इंसान हूं। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हम महान तलवारबाजों को कितने नियम मानने पड़ते हैं। बारिश बहुत हल्की है, यह सही मौका नहीं है। अगर यह तेज बारिश होती तो मैं सिर्फ घास की एक पत्ती से भी नदी को काट सकता।
भाई जूलू को अब पूरा यकीन हो गया कि यह इंसान सिर्फ बातें बनाना जानता है। जूहे ने यह सब देखा और चुपचाप अपनी बेटी को वहां से खींच ले गया। जूलू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन आलियांग, वह अब भी मजे से अपनी शराब पी रहा था और मुस्कुराते हुआ बोल रहा था, समझदार इंसान जिंदगी को मस्ती से जीता है। भाई शुरू में बारिश हल्की थी, इसीलिए सफर बिना किसी रुकावट के चलता रहा। अलियांग अपनी टेढ़ी बांस की टोपी को ठीक करते हुए हल्की सी आह भरता है। वह अपने सफेद गद्दे के साथ सबसे आगे चल रहा था और पूरी तरह अकेला और उदास दिख रहा था और सोच रहा था कि क्या जिंदगी यही है। पर 2 दिन बाद जैसे ही जबरदस्त तूफान आया, उसे समझ में आ गया कि शायद जू लू की दुआएं कबूल हो गईं। अब बारिश इतनी तेज हो गई थी कि सबको शरण लेनी पड़ी। अलियांग गुस्से में चिल्लाया, क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं? जल्दी से बारिश से बचने की जगह ढूंढो। अगर हमारी छोटी बॉपिंग बीमार हो गई तो क्या तुम सबको चैन मिलेगा? तुम सब मेरी तलवारबाजी कभी भी देख सकते हो, लेकिन पहले बाओपिंग को बचाओ। अब यह सुनकर सबके चेहरे पर मजेदार रिएक्शन थे। सबने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ले ली, लेकिन उनकी निगाहें एलियांग पर ही टिकी रही। ली हुआई ने अपनी मां की आवाज की नकल करते हुए कहा, अच्छा हुआ यह बिजली की गरज वाली आंधी नहीं है, वरना तुम सबसे पहले लाइटनिंग के शिकार होते। जू लू ने सिर्फ एक कोल्ड स्माइल दी। लिन शोई, जो हमेशा शांत रहता था, उसने भी आंखें घुमा दी। भाई मतलब अब तक आलियांग के ड्रामे से सब तंग आ चुके थे। जूहे अब आलियांग से कोई उम्मीद नहीं रखता था। उसने कई बार यात्रा के दौरान आलियांग को परखा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर यह मिलिटेरियन कल्टीवेटर भी है, तो भी इसमें कोई मास्टर तलवारबाजी नहीं है। अगर यह सच में ग्रेट सोर्ड मास्टर होता, तो मैं इसे अपनी बेटी का दूल्हा बना देता, बल्कि इसे अपना ससुर भी मान लेता। भाई जूही को अब पूरा भरोसा था कि आलियांग बस मुंह चलाने में एक्सपर्ट है। जब से उन्होंने सफर शुरू किया था, ली बाओपिंग बहुत ज्यादा बोलती थी, लेकिन अब वह शांत हो गई थी और सिर्फ चेन पिंगन के साथ रहना पसंद करती थी। जू ही और जू लू से भी उसने दूरी बना ली थी और अपना टोकरी खुद ही उठाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर चेन पिंगन अपनी वॉकिंग मेडिटेशन में मग्न था। अब यह सबके लिए एक आम बात बन चुकी थी कि चेन पिंगन का सफर के दौरान ध्यान लगाता था। अब भाई आलियांग को अजीब लगने लगा कि सब उसे घूर रहे हैं, तो उसने अपनी पीठ घुमा ली और अपनी सिल्वर गोर्ड से शराब पीने लगा और सोचा, कम से कम मेरी पीने की आदत पर तो कोई शक नहीं करेगा। अचानक अलियांग ने ड्रामेटिक अंदाज में घोषणा कर दी कि वह एक अच्छी टहनी ढूंढने जा रहा है और अगर मिल गई तो वह सबको अपनी महान तलवारबाजी दिखाएगा। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि ये अचानक इसे क्या हुआ। लेकिन फिर आलियांग ने मजे लेते हुए कहा, अगर मुझे सही टहनी नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूं? तलवारबाज को सही हथियार ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना आम इंसान के लिए सही बीवी ढूंढना। भाई अब सबका धैर्य जवाब दे चुका था। कोई भी उसे जवाब देने के मूड में नहीं था। सब उसे बस घूर रहे थे, मानो कह रहे हो कि ये चुतिया नहीं सुधरेगा। अलियांग अकेले पहाड़ की ओर बढ़ गया, लेकिन बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी हो गई थी और वह फिसल गया। लेकिन उसने तुरंत कुछ फिस्ट टेक्निक्स फेंक दी, मानो वह सबको बता रहा हो कि फिसला नहीं, बस वार्म अप कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते बारिश अचानक तेज हो गई और सब घबरा गए। चेनपिंगन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गधा पास में खड़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और बोला, मैं आलियांग को देखने जा रहा हूं। जूहे भी खड़ा हो गया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस मौसम में अकेले जाना खतरनाक है। लेकिन चेन पिंगन पूरी तरह तैयार था और उसने कहा कि वह इस तरह के मौसम में मैं पहले भी पहाड़ों में जा चुका है। उसे इसकी आदत है और वैसे भी तुम्हें यहां बाकी लोगों का ख्याल रखना होगा। जूही ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। चेन पिंगन ने जाते जाते ली बॉपिंग के सिर पर हल्की थपकी दी। फिर एक शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, चिंता मत करो।
बारिश और तेज हो रही थी, लेकिन चेन पिंगन बिना रुके पहाड़ की ओर बढ़ गया। भाई, इधर हम वुयन को देखते हैं, जो इतना व्यस्त था कि उसे दिन भर आराम करने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। उसका पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ में निकल रहा था। उसे ईस्टर्न टाउन में काउंटी ऑफिस के निर्माण की देखरेख करनी थी। साथ ही वेंचंग पवेलियन और मार्शल सेज टेम्पल के लिए सही जगह ढूंढनी थी। और सबसे बड़ा सिरदर्द, फोर्टन स्ट्रीट और पीच लीफ वैली में बचे हुए 8 अमीर परिवार। 4 बड़े क्लैंस और 10 क्लैंस में से 6 क्लेन पहले ही शहर छोड़ चुके थे, लेकिन जो बचे थे वे वुयन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। 5वें प्लाक रबिंग इंसिडेंट के दौरान मिनिस्टर ऑफ राइट्स डोंगहू ने उसकी पूरी अथॉरिटी को बायपास कर दिया था। अब बाकी बचे क्लेन वुयन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसे उनके घर घर जाकर मुलाकात करनी पड़ी। भाई, इतनी मेहनत के बाद वू युएन का हाल ऐसा था कि उसके होंठ सूख चुके थे और उसे लग रहा था जैसे उसका गला जल रहा हो। जब वह किल्न सुपरविजन ऑफिस पहुंचा तो बिना कुछ कहे सीधे कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़ा। गर्मी और थकावट से परेशान होकर उसने अपनी कॉलर ढीली की और छत पर बनी नक्काशी को एकटक घूरने लगा। उसके सेक्रेटरी ने पूरे दिन उसके साथ दौड़ भाग की थी, इसलिए उसे भी हालात का अंदाजा था। वे हर क्लैन लीडर से मिले, लेकिन कोई भी सीधे जवाब नहीं दे रहा था। हर कोई बस बहाने बना रहा था। भाई, मतलब हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहा था और वू युएन इस खेल को समझकर भी मजबूर था। सेक्रेटरी भी इस बेकार की राजनीति से परेशान हो चुका था, लेकिन वह शांत रहा। उसे पता था कि ऑफिशियल पद पर रहना मुश्किल होता है और इलाके का मुख्य अधिकारी बनना तो और भी मुश्किल है। कुछ सहकर्मी आए हालचाल पूछने, लेकिन सेक्रेटरी ने इशारे से मना कर दिया कि अभी वू युएन को अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी वू युएन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस अचानक राजधानी की शराब पीने का मन कर रहा है। भाई, मतलब पूरे दिन की टेंशन के बाद भी उसके अंदर एक हल्का फुल्का अंदाज बाकी था। अब सेक्रेटरी ने वू युएन की मनोदशा देखकर एक सुझाव दिया। अगर ली क्लेन अभी भी यहीं होता तो हम ली होंग से मदद ले सकते थे। अगर वह हमारे लिए पर्दे के पीछे से कोई डील करवा देता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। भाई, ली क्लेन के कैपिटल वाले ब्रांच से उनका अच्छा संबंध था, इसीलिए सेक्रेटरी को लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन वू युएन ने तुरंत उसे डांट दिया और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हारा क्लैन अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे पर्सनल कनेक्शंस हैं। हर बार जब तुम क्लैन की पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी क्लैन में वैल्यू कम हो जाएगी। भाई, वो युआन की सोच बहुत अलग थी। वह क्लैन के दम पर नहीं बल्कि खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहता था। सेक्रेटरी थोड़ा झेंप गया और बोला, मैं तो बस तुम्हें चीयरअप करने की कोशिश कर रहा था। भाई, मतलब उसने बस हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, लेकिन वू युएन सीरियस हो गया। अब वो युआन की मुस्कान वापस आ गई और उसने मजाक में कहा, अगर मैं उन लोगों जैसा होता तो अब तक उस पिलर जनरल की टांगें तोड़ चुका होता और उसकी बेटी को भगाकर ले जा चुका होता। भाई, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सेक्रेटरी को अपनी हंसी रोकनी पड़ी और बोला, सर, ऐसी बातें सिर्फ प्राइवेट में ही बोलना। अब भाई, वो युआन इस समय पूरी तरह से बेफिक्र मूड में था। वह आराम से कुर्सी पर बैठा था और जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने नाराज होने के बजाय हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, अगर सच में मेरे ससुर यहां होते तो मैं दौड़कर उन्हें चाय देने जाता। फिर लौटकर उनसे पूछता, आप थक तो नहीं गए? क्या आपको कंधे की मसाज चाहिए? हा 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 भाई, पूरी सभा में लोग जोर जोर से हंसने लग गए। यहां तक कि दरवाजे पर खड़े मार्शल सेक्रेटरीज ने भी हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन जैसे ही वू युएन सीधा बैठा, पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग सांस रोककर यह सुनने को तैयार थे कि अब वह क्या कहेगा। वू युएन ने शांत और सधी हुई आवाज में कहा, लीक्लन जा चुका है। लूक्लेन इस खेल में कूदने से इनकार कर रहा है। जाओक्लेन का कहना है कि उनका पैट्रियार्क बीमार है और जब तक वह ठीक नहीं हो जाते कोई फैसला नहीं होगा। सॉन्गक्लैन सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। भाई, अब असली खेल शुरू हो रहा था।
फॉर्चून स्ट्रीट के 4 बड़े परिवारों के पास कुल 10 ड्रैगन किल्स थे। ली क्लैन के 2 ड्रैगन किल्स अब पीच लीफ एली के वे और ल्यू क्लैंस के पास चले गए थे। वू युन ने अपने साथियों को आदेश दिया कि सभी क्लैंस की कनेक्शन चार्ट तैयार करो। मुझे देखना है कि यह खेल कितना उलझा हुआ है। अगर हम टॉप क्लैंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके नीचे वालों को साधेंगे। भाई वो युआन का प्लान पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल था। मक्लैन बहुत अमीर था लेकिन फॉर्चून स्ट्रीट या पीच लीफ एली में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसा करने से मना किया था। वू युन ने ठान लिया कि वह अपने किल्न सुपरविजन ऑफिस के सारे पैसे झोंक देगा लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित करेगा। और जब वे इमॉर्टल टॉम को आपस में बांटने के लिए लड़ेंगे तो वह मौके पर दावा बोल देगा। अभी वे मुझे जितना चाहे धक्का मार सकते हैं लेकिन जब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकेगी तो यही चालाक लोमड़ियां आकर मुझसे माफी मांगेंगी। यह एक जोरदार ऐलान होना चाहिए था लेकिन इसके बजाय वू युन ने थकी हुई सांस लेते हुए कुर्सी पर सिर टिका दिया। बोला, मैं ऐसे कब तक जीऊंगा? ये टॉर्चर कब खत्म होगा? मुझे कोई बताए, इतनी खूबसूरत औरतें कहाँ हैं जो मुझे गोद में सिर रखने दे? यहाँ तो बस बूढ़ी औरतें हैं या छोटे बच्चे हैं। इसी समय कुई चान वहां पहुंच गया लेकिन दरवाजे पर खड़े मार्शल सेक्रेटरीज ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। कुई चान मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, मास्टर वू, क्यों ना मैं पिलर जनरल युएन को एक पत्र लिख दूं? शायद वह तुम्हारी 2 मासूम छोटी दासियों को कैपिटल से यहां भेज दे। भाई, यह सुनते ही वू युआन अपनी कुर्सी से कूद खड़ा हुआ। वह जानता था कि वह अपने गुरु कुई चान की पहचान को उजागर नहीं कर सकता और न ही वह ऐसी नौटंकी कर सकता था कि उसे ये ताना बुरा लग गया। लेकिन सवाल यह था कि गुरुजी यहां क्यों आए और उन्हें अपनी पहचान उजागर होने का डर क्यों नहीं? क्वी चान ने सेक्रेटरी से कुछ नहीं कहा, बस वुयन को घूरते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। वुयन ने सबको चुप रहने का इशारा किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। क्वी चान और वुयन अब एक शांत पथरीली सड़क पर चल रहे थे। क्वी चान ने सीधे सवाल किया कि क्या लू क्लैन के कैदी पहाड़ों में जा चुके हैं? वुयन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, 600 कैदी अभी तक डिवाइन लॉर्ड माउंटेन के उत्तरी प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचे हैं। ये सभी अमीर और शक्तिशाली लोगों की संतानें हैं और इनकी उम्र 14 से 20 साल के बीच है। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या यह सब पहले से आपकी योजना का हिस्सा नहीं था? क्वी चान झुंझलाकर बोला, योजनाएं बदल भी सकती है, समझे? अभी मैं समुद्र में फंसे ड्रैगन की तरह हूं। मुझे हर चीज की पुष्टि खुद करनी होगी। सब कुछ छोड़कर डिवाइन लॉर्ड माउंटेन जाओ और च्यायुलू नाम के एक कैदी को राजधानी भेजने का बंदोबस्त करो। वू युन ने चिंता जताते हुए बोला, लेकिन उन कैदियों की सुरक्षा सोंग चंगजिंग के सबसे वफादार सैनिक कर रहे हैं। वे मेरी बात क्यों मानेंगे? क्वी चान ने आंखें घुमाई और बोला, मैंने पहले से तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है, बस तुम्हें वहां जाना है। वू युन ने आखिर में पूछा, गुरुजी, आप ठीक तो हैं? ये सुनकर तो कुछ चान गुस्से से वू युन को घूरने लगा। वू युन ने और समय बर्बाद नहीं किया और घुड़सवारों के साथ रवाना हो गया। अब क्वी चान अकेला रह गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, एक छोटी सी गलती और पूरा खेल हाथ से फिसलने लगा। अभी मैंने हार नहीं मानी लेकिन मेरी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, अगर जीतने का एक भी मौका है तो मैं खेल में बना रहूंगा। फिर अचानक उसे एक एहसास हुआ और वह बोल पड़ा, वो यहां क्यों आई? उसकी किस्मत हमेशा इतनी जबरदस्त क्यों होती है? अगर मैंने अपने मोहरे नहीं बचाए तो वह सब कुछ छीन लेगी। और फिर अचानक वह गुस्से से चीख पड़ा कि वह पागल नहीं हूं और उसे इस सब पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं गुस्से में हूं और बहुत ज्यादा हूं। फिर हम देखते हैं रुअन क्योंग की ब्लैकस्मिथ शॉप में 3 नए बांस की कुर्सियां रखी थीं, जिनका हरा रंग अब भी ताजा लग रहा था। रुआनशु गुस्से में तमतमाती हुई वहां से जा चुकी थी, लेकिन रुआन क्योंग और वह रहस्यमयी औरत बिना किसी भाव के बैठे रहे। क्या यह सब पहले से सोची समझी चाल थी
उस महिला ने जानबूझकर रुआन शू को गुस्सा दिलाया ताकि वह चली जाए। अब वह अकेले में रुआन क्योंग से असली बात करने को तैयार थी। महिला ने सीधे मुद्दे पर वार किया, बोला, मास्टर रुआन, क्या तुम्हारा और मिस्टर की का कोई समझौता था? इसीलिए ली क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट चैन पिंगन के साथ जा रहे हैं। रुआन क्योंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। महिला ने दूसरा अनुमान लगाया, तो फिर क्या तुम उसे इसलिए बचा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारी 3 पहाड़ियां खरीदी हैं? इस बार रुआन क्योंग ने सिर हिलते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने वादा किया था कि ग्रेट ली एम्पायर छोड़ने से पहले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मीनार साफ था। रुआन क्योंग किसी भावना के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ अपने शब्द की वजह से उसे बचा रहा था। महिला ने तुरंत एक प्रस्ताव रखा कि कैसा रहेगा अगर मैं डिवाइन एलिगेंस माउंटेन के आसपास की 4 पहाड़ियां खरीद कर तुम्हें गिफ्ट कर दूं। यह ग्रेट ली एम्पायर की ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा। रुअन क्योंग के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। यह हंसी व्यंग्य से भरी थी और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें उन पहाड़ियों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे? ग्रेट ली एम्पायर के सम्राट के लिए सोने के सिक्के एक हाथ से बाहर जाते हैं और दूसरे हाथ से वापस आ जाते हैं। तो यह खरीदना किसके लिए हो रहा है? भाई, रुअन क्योंग का तंज एकदम सटीक था। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नियम नियम होते हैं। मैं आमतौर पर नियम नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे और सम्राट के बनाए नियमों से बाहर नहीं जा सकती। मतलब साफ था, वह इस खेल को नियमों के अंदर रहकर ही जीतना चाहती थी। रुअन क्योंग ने सीधे सवाल दाग दिया, तुम इतनी जल्दी उसे मारने के लिए क्यों बेताब हो? क्यों न तब तक इंतजार करो जब तक वह ग्रेट ली एम्पायर से बाहर नहीं निकल जाता? महिला की आंखों में ठंडा संकल्प था और उसने बोला, उसे मरना ही होगा। अगर वह मर गया तो चाहे वह गंजा संत सही भी क्यों ना हो, कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई, यह एक रहस्यमयी शक्ति का इशारा था, कुछ ऐसा जिससे कर्म के प्रभाव को मिटाया जा सकता था। रुअन क्योंग ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब तुम्हारे पास कोई रहस्यमयी शक्ति है जो कर्म को काट सकती है? महिला बस हल्की मुस्कान देकर चुप रही। मतलब साफ था, इसमें जरूर कोई गहरी साजिश थी। महिला ने असली कारण बताया कि उसका बेटा बहुत जल्द राजधानी पहुंचेगा और वहां उसे एक महान अवसर मिलने वाला है। अगर वह चेन पिंगन को नहीं मारेगी तो यह अवसर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन रुअन क्योंग अब भी टस से मस नहीं हुआ। अब महिला को मजबूर होकर पूरा सच बताना पड़ा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के मन में कोई गांठ होती तो वह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन मुएर की स्थिति अलग है। अगर उसकी मानसिक गांठ बनी रही तो उसे ग्रेट डाओ की राह में बड़ी बाधा आएगी। अगर हम इसे अभी नहीं सुलझाते तो बाद में इसे ठीक करना असंभव हो सकता है। भाई, मतलब यह सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, यह एक पूरी योजनाबद्ध चाल थी। फिर असली कहानी सामने आई। ओल्ड मैन याओ ने चेन पिंगन को सच्चाई बता दी थी। चेन पिंगान ने सुना कि उसकी मां के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक बहाना था। चेन पिंगन उसके दिल में आग जल रही थी। वह गुस्से में पागल होकर लौट आया, लेकिन उसने क्या किया? वह सीधे सोंग जिक्सिन के पास गया जब वह अकेला था। उसने सोंग जिक्सिन को पकड़कर दीवार से चिपका दिया और लगभग गला घोंट दिया। अगर कोई उसे रोकता नहीं तो शायद वह सोंग जिक्सिन को वहीं मार डालता। पर सबसे चौंकाने वाली बात, ग्रेट ली एम्पायर के जासूस वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि राजा का नियम था, जब तक मुएर मरे नहीं वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महिला की आंखों में गुस्सा और निराशा थी, मानो कह रही हो, वे जासूस बेकार थे। अगर मैं कर सकती तो उन्हें 10,000 बार मार डालती। भाई, मतलब यह सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं था, यह एक पूरी राजनीतिक और आध्यात्मिक लड़ाई थी। भीगती हुई रात, भारी बारिश की बूंदें जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी के दिल में दबे आंसू बह रहे हों। एक औरत जो अपनी भावनाओं को जितना हो सके काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार एक बड़ा राज खोल देती है। उसकी आंखों में थकान और हार का भाव झलकता है। कैसे इस दुनिया में इतना नीच, गंदा और चालाक इंसान हो सकता है? उसकी हरकतें सोंग जिक्सिन के दिल में सबसे गहरी गांठ बन गई।
एक ऐसी गांठ जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। सॉन्ग जैक्सन सालों से उस एक हादसे की यादों में कैद था। हर रात वह उसी बुरे सपने के साथ जाग जाता। उसे समझ नहीं आता था कि चेन पिंगन ने उस दिन उसे क्यों नहीं मारा, और उसने हमला तभी क्यों किया जब जी गई वहां नहीं थी। सॉन्ग जैक्सन का दर्द उसे धीरे धीरे नफरत में बदल चुका था। अगर मैं चेन पिंगन की जगह होता तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता, वो भी उसके अपनों के सामने। लेकिन फिर औरत ने खुद को दोषी ठहराया कि शायद इसमें उसकी भी गलती थी। बारिश की हर एक बूंद मानो उस दर्दनाक रात की याद दिला रही थी। सॉन्ग जैक्सन जमीन पर गिरा था, अपना गला पकड़ते हुए, आंसुओं में डूबा हुआ। सॉन्ग चेन पिंगान खुद भी रोते हुए क्लेवेस अल्ली की ओर बढ़ रहा था, जैसे खुद से भागने की कोशिश कर रहा हो। इस हादसे ने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब उस औरत ने धीरे से पूछा, रुअन क्योंग, तुमने कवर्ड ब्रिज की घटना के बारे में अंदाजा तो लगाया ही होगा, है ना? रुआन क्योंग का चेहरा गुस्से से भर गया, बोला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां कभी नहीं आता। अब औरत ने सच उजागर कर दिया। सॉन्ग जिक्सन जब इस शहर से गया तो कवर्ड ब्रिज पर अगरबत्ती जलाने गया था। वह आज जिस ऊंचाई पर है, वह सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि इस वजह से कि ग्रेट ली एम्पायर के शाही परिवार के लोग एक एक कर मरते चले गए। उस पुल पर लिखे राइजिंग विंड्स क्रैशिंग वाटर के हर अक्षर के साथ एक जान गई है। इन्हीं कुर्बानियों ने उसे वह ताकत दी जो उसके पास आज है। रुआन क्यूंग का चेहरा गहरा और गंभीर हो गया। वह जानता था कि इस औरत की बातें सिर्फ हवाबाजी नहीं थी। इन शब्दों के पीछे खून और साजिश छिपी थी। कि भाई, मतलब ये एक ऐसा सौदा था जिसे ठुकराना किसी के लिए भी मुश्किल था। लेकिन रुअन क्योंग का जवाब एकदम ठंडा था और उसने बोला, अब से 500 किलोमीटर के दायरे में कभी कदम मत रखना। अगर तुम दोबारा यहां आई तो मैं तुम्हें पीटने से पीछे नहीं हटूंगा। भाई, ये शब्द किसी धमकी से कम नहीं थे। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तब मैं बस इंतजार करूंगी जब तक वह ग्रेट ली एम्पायर की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। जब वह जाने लगी, रुअन क्योंग ने उसे रोकते हुए कहा, जिस कुर्सी पर तुम अभी बैठी थी उसे चेन पिंगन ने बनाया था। औरत थोड़ी रुकी, लेकिन फिर एक शरारती हंसी के साथ बोली, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि चेन पिंगन ने इनडायरेक्टली मुझे छू लिया? इसके बाद वह बारिश में चली गई। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वह पूरी तरह से भीग रही थी। अब कहानी एकदम नई दिशा में जाती है। चेन पिंगान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां एलियांग पहले से ही खड़ा था। वह अपने बांस की तलवार को म्यान में वापस रख रहा था। जैसे ही उसने तलवार रखी, उसने चेन पिंगन की ओर हंसते हुए कहा, मैं यहां आने से पहले एक मार्शल आर्टिस्ट से मिला था जो तुमसे ज्यादा दिलचस्प था। फिर उसने एक शायरी सुनाई, इस दुनिया में जहां कहीं भी अन्याय देखता हूं, मेरे दिल में छिपी तलवार कांप उठती है। भाई, मतलब यह आदमी सिर्फ बातों का खिलाड़ी नहीं था, बल्कि अपने तरीके से दुनिया का न्याय करने वाला योद्धा था। फिर उसने चेन पिंगान से कहा, मैं यहां दो कारणों से आया हूं। पहला, मैं स्वॉर्ड न्यूटरिंग गॉड लेने आया हूं। दूसरा, तुम्हारे पहने हुए जेड हेयर पिन के लिए। और यकीन मानो, यह दूसरा कारण पहले से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। वह पहाड़ी के पीछे पड़े दो लाशों की ओर इशारा करता है। वे दोनों ग्रेट ली एम्पायर के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट थे। अब शांत मौत की नींद में थे। चेन पिंगान को इस अजनबी के इरादे समझ में नहीं आए और फिर पूछा, आखिर तुम हो कौन? अलियंग ने अपनी टोपी उठाई, हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम आलियांग है, लियांग जैसे दयालुता।